नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के एक ट्वीट से इस समय देश की सियासत में उबाल आया हुआ है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। देश की सियासत में राहुल गांधी के एक ट्वीट मात्र से उबाल आया हुआ है। राहुल गांधी ने यह ट्वीट कल रात यानी गुरुवार की, कल थर्सडे जो बीती हुई रात है, उसी रात को 1:52 पर, यानी दिन अगर कह लें तो शुक्रवार, 1:52 पे यह ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन पर छापा मारने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने ईडी के डायरेक्टर को टैग करते हुए चाय और बिस्किट का न्योता भी दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि राहुल पर ईडी अब किस वजह से छापेमारी करने वाली है? क्या जिस तरह 2022 में 55 घंटों की लंबी पूछताछ राहुल गांधी से की गई थी, क्या फिर से वैसा ही कुछ होगा? 55-60 घंटे फिर से पूछताछ होगी राहुल गांधी से? और लेकिन तब उस वक्त 2022 में जब 55 घंटे पूछताछ हुई थी, तब तो कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी और राहुल भी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। लेकिन अब न केवल कांग्रेस और राहुल का ओहदा बढ़ा है, बल्कि मोदी पहले से ज्यादा कमजोर हो गए हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में क्या राहुल को गिरफ्तार करने की कोई साजिश केंद्र सरकार रच रही है, या जैसा शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि राहुल पर हमले की साजिश हो रही है और वो भी विदेशी धरती से? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से संसद में उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, उस पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है और अपना बचाव किसी तरह नहीं कर पा रही है और बार बार सरकार के गिरने के दावे किए जा रहे हैं। मोदी भी अपनी हिलती डुलती कुर्सी की सच्चाई से वाकिफ हैं, तो क्या इन कमजोरियों के बीच सत्ता बचाने के लिए राहुल के खिलाफ साजिशें हो रही हैं? ये सारे सवाल कल आधी रात के बाद से कुछ और ज्वलंत हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी के उस ट्वीट को देख लेते हैं, जिसमें कल रात को राहुल गांधी आधी रात को क्या कुछ लिखते हैं। देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। ईडी डायरेक्टरेट को इन्होंने टैग किया है, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ये राहुल गांधी रात को ट्वीट करते हैं। ट्वीट उनका इंग्लिश में है, हम आपके सामने हिंदी में रख रहे हैं। और ये क्योंकि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण जो है वो पसंद नहीं आया। चक्रव्यूह भाषण आप जानते हैं, जिसको राहुल गांधी ने सदन में दिया था, अभी जब अपनी बात रख रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी का भाषण आपने सुना होगा। संसद में उन्होंने बजट पर भाषण दिया था। उसी भाषण को लेकर यहां A1 A2 की बात भी उन्होंने की थी और उन्होंने उसमें चक्रव्यूह की बात की थी, जिसमें 6 लोगों का जिक्र किया था। उस चक्रव्यूह को, उस तस्वीर को भी उन्होंने दिखाया था। वहां न दिखा पाने के कारण उसको बाद में सोशल मीडिया पर भी उसे शेयर किया गया था। आपको बता दूं कि यह ट्वीट राहुल गांधी ने वायनाड से ही किया है। कल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में ही हैं और आज भी इन दोनों ने वायनाड में बैठकें की और राहत कार्य को तेज करने के उपायों पर विचार किया। और इस बारे में क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, वायनाड में कई अलग अलग लोगों से, ग्रुप से मुलाकात राहुल गांधी ने की है, वो सब कुछ भी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वायनाड की तस्वीर है। लेकिन राहुल गांधी वायनाड से ईडी की बात क्यों लिख रहे हैं? क्या राहुल गांधी के खिलाफ सचमुच कोई साजिश रची जा रही है? वहां तक आएंगे, उससे पहले राहुल गांधी ने वायनाड में बोला क्या है, ये सुन लीजिए। I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area
and I think I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. Are we going to take up any proactive measures to put an end to these kind of tragedies? Yes, that is part of the discussion, but right now the focus is on finding the bodies of people, finding potential survivors and making sure that they are comfortable in the camps and also rehabilitating people. I think rehabilitation is going to be a very important issue. What a lot of the survivors have told me, is that they do not want to go back to that area. So I think it's important that they are rehabilitated, but rehabilitated in a safe area and are not forced to go back. So these are the things that we have already raised with the government of Kerala. Thank you very much. तो राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए, आपको याद होगा, और उसके साथ साथ वो रायबरेली से भी चुने गए थे। हालांकि अब वो रायबरेली सीट ही अपने पास रखे हुए हैं, वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दिया है और वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और प्रियंका गांधी साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी इस मुसीबत के वक्त राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, जबकि मोदी ऐसी आपदाओं के वक्त जनता के बीच नजर नहीं आते हैं। आपने देख लिया, चाहे वो हाथरस का मामला हो या मणिपुर का मामला हो, ऐसे कोई भी मामले हों, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नजर नहीं आते हैं। चाहे आपने देखा पिछली बार और इस बार भी, अभी तक चाहे उत्तराखंड का मामला हो या हिमाचल प्रदेश का मामला हो, खासकर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है, वहां नहीं जाएंगे। मगर सरकार आपकी मणिपुर में है, वहां तो चले जाते। खैर, राहुल गांधी के जननायक की छवि बन चुकी है, आप जानते हैं, और इस छवि से ही अब शायद मोदी को डर लगने लगा है। और यही वजह है कि अब संजय राउत को भी राहुल गांधी के लिए खतरा दिख रहा है। संजय राउत कौन है आप जानते हैं? संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, और साफ साफ कह रहे हैं उनको राहुल गांधी के लिए खतरा दिख रहा है। कैसा खतरा दिख रहा है, जरा सुन लीजिए संजय राउत की बयान की जुबानी। राहुल गांधी ने क्यों किया है? ईडी की रेड हो सकती है, ईडी की रेड हो सकती है। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, और संजय राउत के आरोप पर सरकार क्या जवाब देगी ये फिर आगे देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के आरोप पर उटपटांग बयानबाजी बीजेपी के नेताओं ने शुरू कर दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वो वायनाड से ध्यान भटकाना चाहते हैं। वायनाड में कांग्रेस की नीतियां और कार्यकर्ता विफल हो गए हैं और वे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे। इससे पहले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, बहुत नाम आजकल अनुराग ठाकुर का चल रहा है, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के महाभारत और चक्रव्यूह वाले बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत के बारे में उनका ज्ञान भी एक्सीडेंटल है, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर हमला किया है और कहा है कि उन्होंने चक्रव्यूह का विषय उठाकर अच्छा किया, क्योंकि इस देश ने कांग्रेस पार्टी के कई चक्रव्यूह देखे हैं। ये अनुराग ठाकुर साहब हैं। इनसे भी दो कदम आगे निकलते हुए शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहते हैं वो भी बता देता हूं। शिवराज सिंह चौहान आप जानते हैं कि वो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले। शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यसभा में कहा है कि राहुल को महाभारत में भी अधर्म ही दिखा और शकुनी, चौसर, चक्रव्यूह ही नजर आए। इन सभी का संबंध अधर्म से है। कांग्रेस को यही सब क्यों याद आता है? ये लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं
राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान आज कह रहे थे। तो बीजेपी सांसदों के इन बयानों से साफ समझ में आता है दोस्तों कि राहुल गांधी पर हमले के लिए उन्हें न ढंग की उपमाएं सूझती हैं और न कोई तार्किक बात वे रख पाते हैं। तो क्या अपनी कमजोरी को दबाने के लिए अब राहुल पर किसी नए हमले की तैयारी में है बीजेपी? क्या जो संजय राउत कह रहे हैं कि विदेशी धरती से राहुल पर और विपक्षी नेताओं पर हमले की तैयारी हो रही है, गुंडे मवालियों के तहत ये सब काम होगा, ये सब जो बातें यहां हो रही हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी का जो ट्वीट है वो कितना मायने रखता है? क्या सचमुच राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी है? क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है? क्या राहुल को एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन से हटाने की तैयारी चल रही है? क्या कुछ हो रहा है? आइए इन सब से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हैं, समीरात्मज मिश्र जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, राहुल गांधी का ट्वीट रात को 1:52 पे वायनाड में राहुल गांधी हैं और ट्वीट करते हैं दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, उस पर क्या मायने हैं इसके, क्या समझा जाए, इसके क्या मायने और क्यों राहुल गांधी को यह ट्वीट करना पड़ा? जी देखिए, ट्वीट की भाषा और ट्वीट की अर्जेंसी, मध्य रात्रि में किया गया ट्वीट है वो। इसका मतलब है कि कुछ तो है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कभी पीछे उन्होंने कभी इस तरीके की अगंभीर बात नहीं की है। राहुल गांधी अनुराग ठाकुर नहीं है कि जो कल को कोई गोली मारो के नारे लगाए, परसों कुछ और कहे। राहुल गांधी गंभीर नेता है और उन्होंने कभी इस तरीके की बात नहीं की, तो इसलिए उनकी बात में को गंभीरता से लेना पड़ेगा देश को और कांग्रेस पार्टी को, उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को, जो कि लग रहा है कि लिया है। संसद में भी आज उन्होंने काम रोको प्रस्ताव की कोशिश की। तो मसला क्या है राजीव जी कि ये राजनीतिक गलियारों में लगातार ये बात है कि मोदी सरकार 5 साल नहीं चलेगी। मेरी अभी डी राजा जी से बात हुई, जो महासचिव है कम्युनिस्ट पार्टी के, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी ये बात की। उन सब की आपस में राहुल गांधी की, डी राजा की, येचुरी की, शिवसेना की, अखिलेश यादव की आपस में बातचीत होती रहती है, डायलॉग बहुत ओपन है। तो वहां ये बात हो रही है कि सरकार ये चलेगी नहीं। अब राहुल गांधी को रोकने की तमाम हथकंडे पिछली लोकसभा में भी और इस लोकसभा में भी कामयाब नहीं हुए। पिछली लोकसभा में तो उनको हटवा ही दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लेकर आए। उसके पहले अमेठी से हरवाने का काम किया गया, वो वायनाड से जीत कर आ गए। तमाम तरीके से रोकने की कोशिश 10 साल पहले तो प्रोजेक्ट चला बदनाम करने का। उसके बाद जब उससे निकल कर आ गए, भारत जोड़ो यात्रा हो गई, अब उनको लग रहा है कि सारे जो अटेम्प्ट है एग्जॉस्ट हो गए। अब इस वक्त राहुल गांधी केवल कांग्रेस के नहीं, पूरे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पोजीशन पे हैं जी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुख्य व्यक्ति जो है वो नेता प्रतिपक्ष होता है, चाहे वो किसी भी प्रोटोकॉल का मामला हो, चाहे संसद के अंदर के मामले हो। The most important voice after Prime Minister is leader opposition from India, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विदेशी मेहमान या राजदूत भी राहुल गांधी से मिलने आते हैं जी। अब मोदी साहब के लिए बड़ी क्राइसिस है कि जिस तरीके से राहुल गांधी
उनको लगातार पॉलिटिकली घेर रहे हैं। लगातार मोदी सरकार की विफलताएं, और विफलता क्या है कि अभी तक तो पिछले 7-8 साल तो काम चल गया था, मनमोहन सिंह की पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन था। जो काम इनके हैं मोदी साहब के, अब वो सामने नतीजे आ रहे हैं कि पार्लियामेंट की छत टपक रही है, नीली बाल्टी रखी हुई है वहां पे। प्रशांत जी, अब तो बंदर भी घूम रहे हैं अंदर। हाँ, बंदरों आपने का देखा, तो आपने विजुअल देखा होगा। ये देखिए, अभी ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये संसद भवन के अंदर है, बंदर घूम रहे हैं, ये देखिए। चलिए खैर जी, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। बंदरों का तो राजीव जी उस इलाके में काफी दबदबा रहा है, और बल्कि लंगूर भी पाले जाते रहे वहां पे। और जो गृह मंत्रालय का दफ्तर है वो जाइए उस गलियारे में, तो वहाँ अक्सर बैठे मिलते थे नॉर्थ ब्लॉक में जी। तो बंदरों का तो इलाका रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन तो एक एक करके उनकी विफलताएं सामने आ रही हैं। मेरे ख्याल से अश्विनी वैष्णव भारत के इतिहास के सबसे विफल रेल मंत्री हैं। बड़े बड़े रेल हादसे हो रहे हैं, सारे हवाई अड्डों में पानी भर रहे हैं। तो एक ही बारिश में आप देखिए, और मोदी जी की असंवेदनशीलता जो दिखाई दे रही है। अब उसमें स्थिति ये हो गई कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जिस तरीके से बोलते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, और अकेले राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, तमाम विपक्ष के नेता जिस तरीके से घेरते हैं सरकार को, कोई जवाब नहीं है। इनका एक ही वहां पे एक हथियार था, वो है भी अभी, स्पीकर। स्पीकर जिसका मन चाहे वो माइक बंद कर देते थे, जिसकी मर्जी आए कैमरा हटवा देते थे, जिसको मर्जी आए सदन के बाहर कर देते थे। अब क्योंकि सबसे ताकतवर विपक्ष है आजादी के बाद, अब वो भी नहीं कर पा रहे खुलेआम, लोग टोक देते हैं, बातें सुना देते हैं। अभिषेक बनर्जी ने तो क्लास ले ली पूरी। क्या कहते हैं, तो राहुल गांधी भी को चुटकी ले लेते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया। अखिलेश यादव का एक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो उस सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके वो स्पीकर को काफी घेर लेते हैं। तो एक बात इनके पास जो चाह रहा था कि वो स्पीकर के जरिए। तीसरा इनका हथियार था गोदी मीडिया। अब वो गोदी मीडिया भी स्थिति में बहुत खराब है। 3 दिन पहले की बात है, पीरियड बंद कर दिया था उनको लोकसभा में। तो उनकी विश्वसनीयता 400 पार के एग्जिट पोल के बाद खत्म हो चुकी है। तो कुछ है नहीं। अब राहुल गांधी को रोकना है किसी भी तरीके से। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंदर खाने को तैयारी चल रही हो जी। और जो राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई है चक्रव्यूह की, जो ट्वीट किया है, वो उस चक्रव्यूह में 6 लोगों की तस्वीरें हैं। उस 6 में 2 गैर गुजराती भी हैं, अजीत डोभाल और मोहन भागवत। बाकी 4 गुजराती हैं। तो 2 नॉन गुजराती, उनको ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत तो सभी को है, लेकिन वो नॉन गुजराती ज्यादा परेशान है उसमें कि हमको क्यों लपेट रहे हैं, लड़ाई आपकी उनसे। वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं इस तस्वीर से। ये भी एक चल रहा है बात। तो उस तस्वीर ने बड़ा कुछ पॉलिटिकल जो है हलचल मचाई हुई है, और उस वजह से राहुल गांधी को रास्ते से हटाना है। किसी तरह के इनको गिरफ्तार कर दो, कुछ कर दो। अब वो आइडियाज इनको नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़े 2 मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए, उसका जवाब इनके पास नहीं है। जातिवाद जनगणना का और एमएसपी की गारंटी का। और इन्हीं 2 मुद्दे पे सरकार
जितना दिन चलेगी चल सकती है, वरना इन्हीं दो मुद्दों पे सरकार जाएगी भी। तो ये इन दो मुद्दों की वजह से वो परेशान है राहुल गांधी से, और राहुल गांधी पे कोई दबाव नहीं काम आ सकता कि उनको आप लगा दोगे, सीबीआई लगा दोगे, इनकम टैक्स लगा दोगे, सब करके देख चुके हैं आप। तो इसलिए राहुल गांधी को अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने मूवमेंट के प्रति थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, उनकी पार्टी को भी। और बाकी जो लीगल लड़ाई होगी वो तो पॉलिटिकल लड़ेंगे बाकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी को आखिर क्यों रात को 1:30 बजे, देर नहीं बल्कि 1:45 कह लें, उसके बाद भी 1:52 पे राहुल गांधी को क्यों ट्वीट करना पड़ा? और जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है? क्या विपक्षी नेताओं के ऊपर प्रहार की तैयारी है? हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल सिन्हा जी भी। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखा जाए राहुल गांधी के इस ट्वीट को? और उसके अलावा अभी आप देख लीजिए, 2 सेशन अभी हम लोगों ने देख लिए और दूसरा सेशन चल ही रहा है, और ऐसे में जो राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और उनको रात को 1:52 पर ट्वीट करना पड़ रहा है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात तो हमेशा होती रही है, लेकिन इस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन और नेता मजबूत है। संजय राउत जो बात कह रहे हैं, ये बात सिर्फ संजय राउत की नहीं है, ये बात तमाम विपक्षी नेताओं की है। लगातार आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ साथ दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी मजबूत है। अब 100 सीटें हैं, 99 सीट जीत के आए, 2 सीटें और आ गई हैं, तो 100 सीटें, 101 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, मजबूत नहीं हुए, अपने पैरों के दम पर वो सरकार नहीं बना सकते, वो 2 बैसाखियों के दम पे चल रहे हैं। और इस बीच अगर राहुल गांधी को यह ट्वीट करना पड़े तो क्या कुछ चल सकता है अंदर खाने? जरा इसको डिस्क्लोज करने की या उस पर समीक्षा करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद राजीव जी। सरकार विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, बिना आधार के गिरफ्तार कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, पार्टियों से दल बदल को प्रोत्साहित कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा दे रही है। नेता जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, न्यायालय में जब मामला जाता है तो न्यायालय कहता है कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के गिरफ्तारी की आशंका कोई अप्रत्याशित नहीं हो सकती। राहुल गांधी के पास कोई इस तरह की पुष्टि, अभी तक राहुल गांधी ने कोई अगंभीर टिप्पणी कभी नहीं की, सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कभी कोई बात नहीं कही जी। और ऐसा भी नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो उनके पास सूचना हो सकती है। और अगर ये उनके पास सूचना है तो कोई ऐसा भी नहीं कि अप्रत्याशित सूचना है या आप किसी ऐसी अनहोनी की कल्पना कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लगातार परेशान कर रही है और कोई भी सबूत नहीं ला पा रही है, वो तो यह अगर वो उनके मन में यह कोई आशंका है तो बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है, काम करने का ढंग है पिछले 10 वर्षों में, इसको लेकर के इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को गिरफ्तार करती है या यह सरकार गिरफ्तार करती है तो यह उसके लिए बहुत ही आत्मघाती होगा। अगर यह सरकार सत्ता में 10 साल रहने के बाद कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के इस नेता के प्रति अभी तक कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं ले आ पाई, सार्वजनिक नहीं कर पाई, उसको पुष्ट नहीं कर पाई, तो अब इस पराजय के बाद, 2024 की पराजय के बाद राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के बीच में अगर गिरफ्तारी की जाती है तो यह राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी भूल होगी भारतीय जनता पार्टी की। राहुल गांधी कभी भी अगंभीर नेता नहीं थे, कभी भी नहीं। मेरे व्यक्तित्व रूप से मैं कभी उनको अगंभीर नेता नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके का प्रचार उनके खिलाफ चलाया गया, जिस तरीके के हमले उनके ऊपर किए गए, जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व को खंडित करने और अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई, यह अभियान क्यों था? यह अनायास था नहीं। अगर कोई पार्टी या सत्तारूढ़ दल किसी खास नेता को इंगित करके अगर कोई इतना सुनियोजित प्रचार अभियान चलाती है कि वह व्यक्ति विश्वसनीय न बनने पावे, लोगों के बीच में उसकी विश्वसनीयता न कायम होने पावे, तो यूं ही तो नहीं होता, अनायास तो नहीं होगा। ये आप सबकी आलोचना करते रहते हैं, करते रहिए, लेकिन एक नेता क्यों टारगेट किया गया, यह विवेचना का विषय है।
और केवल इसका कारण जो मैं समझता हूं यह है कि बीजेपी को यह पता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी में वह क्षमता है जो कभी भी लोगों के बीच में लोकप्रिय हो सकते हैं, और वो खुल करके सामने आ गया और उनका पूरा का पूरा अभियान समाप्त हो गया। विपक्ष की एकता को न होने देना और राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोके रखना, उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखना, यह भारतीय जनता पार्टी के रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि उसको यह पता था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता उसके लिए काफी राजनीतिक रूप से चुनौती हो जाएगी और विपक्षी एकता का माहौल एक ऐसा होगा जिसका कोई जवाब, जिसका कोई कार्ड बीजेपी के पास नहीं होगी। और ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद यह संभव हो गई। विपक्ष एकताबद्ध हो गया और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई, और यह लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। 2024 के चुनाव के पहले और उसके बाद में लगातार बढ़ती जा रही है, हर राज्य में बढ़ रही है। जिस सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की तमाम बातें करते थे, वहां हो रही है। जहां आप बताते हैं कि यहाँ इतने लाख, इतने करोड़ सब्सक्राइबर हैं, वहां भी राहुल गांधी लोकप्रिय हैं। तो ये चुनौती तो हो गई है, और ये चुनौती ऐसी नहीं, जब राजनीति में अब कोई व्यक्ति लोकप्रिय होता चला जाता है तो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता ही आपके तकदीर बनाती है और बिगाड़ सकती है। राहुल गांधी की वायनाड की यात्रा सामान्य यात्रा है। आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता की किसी इलाके में किसी भी समय कोई दौरा हुआ हो? आप पीड़ित लोगों से मिलने का, उनके साथ संवेदनाएं बांटने की कोई कोशिश किए हो? खतरनाक इलाकों में जाकर के आप लोगों के साथ बैठने का साहस किए हो? राहुल गांधी का ये फोटो खिंचवाने का मौका तो नहीं है, और एक आध घंटे के लिए तो गए नहीं है। हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं उस समय भी वायनाड में ही है। पूरा का पूरा इलाका खतरनाक है, और सब लोग उस तरह के चेतावनी दे रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि उधर ना जाया जाए। यह अब उस इलाके की खतरनाक होने की गंभीरता का अंदाजा इससे लगा लिए कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो पुनर्वास के लिए भी अपने उस इलाके में नहीं जाना चाहते। ये राहुल गांधी का कहना है, वहां के लोगों का कहना है। और राहुल गांधी ने एक नेता के रूप में, एक लोकप्रिय नेता के रूप में और जननायक के रूप में अपने आप को और अपनी पार्टी को उस पूरी दुर्घटना के साथ, एक दुखद घटना के साथ जोड़ने की कोशिश की। ये सरकार का काम है, ये सरकार को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए क्या किया जाएगा। और राहुल गांधी ने पार्टी का नाम नहीं लिया, ये संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार 100 से ज्यादा घर बनाएगा। वो खुद कह सकते थे कि कांग्रेस पार्टी बनाएगी, वो ये कह सकते थे कि कांग्रेस के सांसद बनाएंगे, वो ये कह सकते थे कि विपक्ष के नेता के रूप में धनार्जन करेंगे और क्राउड फंडिंग करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस का परिवार इसको बनाएगा। ये लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश है। यह जो कोशिशें हैं और लगातार जारी हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए चुनौती है। राहुल गांधी मणिपुर गए, मणिपुर जाकर के दोनों पक्षों से मिले, एक ही बात की, राजनीति की कोई बात नहीं की कि शांति बहाली बहुत जरूरी है, इस इलाके में दोनों पक्ष मिलकर रह सकते हैं। दोनों पक्षों से संवाद कायम करने की कोशिश की और उसका राजनीतिक परिणाम भी आपके सामने आया। राहुल गांधी की अपील को लोगों ने स्वीकार किया, राहुल गांधी को लोगों ने अपने बीच में एक विश्वसनीय नेता के रूप में माना, और इसका राजनीतिक परिणाम आया कि मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटें बीजेपी को हरा करके कांग्रेस ने जीत लिया जी। तो राहुल गांधी की बातों का प्रभाव पड़ रहा है, ये भी आपके सामने है। लोग उनके साथ साथ खड़े हैं, ये भी आपके सामने है। राहुल गांधी जहां कहीं भी जा रहे हैं, जहां कहीं भी, चाहे कि इंडिविजुअल से मिल रहे हो चाहे समूह से मिल रहे हो, उसका इंपैक्ट दिख रहा है। तो ये तो चुनौती बनती चली जाएगी आपके लिए। और भारतीय जनता पार्टी जो तरीका अपनाती रही है पार्टियों को कमजोर करने की, वो तरीके भी विफल हो गए हैं। पार्टियों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अपना विस्तार करने का प्रयास किया, कहीं कोई लाभ नहीं मिला। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां आपने तोड़ी, आज क्या स्थिति हुई, संख्या 29 से घट करके 9 हो गई। पश्चिम बंगाल में आपने बड़े पैमाने पर बदल कराए, क्या आपकी स्थिति हो गई? कहाँ रह गए आप लोकसभा के चुनाव में? जिन इलाकों में विधानसभा के चुनाव जीते थे बीजेपी ने, उन इलाकों में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, आरएलडी को तोड़ करके इंडिया गठबंधन से बाहर किया गया, ओम प्रकाश राजभर को तोड़ करके समाजवादी पार्टी से अलग किया। परिणाम क्या मिला? दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए आप, और अपने गढ़ में जहां ढेर सारी आपको उम्मीद रही होंगी, आप वहां हार गए।
जिस कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, कोई संगठन नहीं था, कोई जन समर्थन नहीं था, वह जबरदस्त जन समर्थन के साथ लोगों के सामने आ गई। यह जो राजनीतिक समर्थन बढ़ता चला जा रहा है राहुल गांधी के कारण इंडिया दल समूह का, और राहुल गांधी जो इंडिया दल समूह की विश्वसनीयता के आधार बनते जा रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। इस चुनौती का कोई विकल्प उनके पास नहीं। जो जिस मोदी मैजिक की बात हो रही थी, वो मैजिक पूरी तरह से खत्म हो गया। जिस ध्रुवीकरण की बात हो रही थी, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा के भीतर खड़े होकर के मुख्यमंत्री अपराधियों में 2 नाम लेते हैं, एक मुसलमान और एक यादव। क्या हासिल कर लेंगे इससे आप? क्या एक संवैधानिक पद पर बैठ करके किसी मुख्यमंत्री से यह उम्मीद की जाती है? लेकिन वो ध्रुवीकरण की राजनीति से अलग आगे निकलने के लिए, आउट ऑफ बॉक्स निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत रह नहीं गई। और इन सभी चीजों के खिलाफ राहुल गांधी ने पूरे देशव्यापी एक माहौल बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नेता अगर राष्ट्रीय पैमाने पर चुनौती है, तो राहुल गांधी, आप उनको डरा पा नहीं रहे हैं, लालच दे नहीं पा रहे हैं, संगठन को तोड़ने की जो आपकी कोशिशें हैं वो भी निराधार हो रही हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। और राहुल गांधी प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति, उनकी लोकप्रियता और उनका संवाद लगातार बना हुआ है। करेंगे क्या आप? जी, आप अगर कोर्स करेक्शन की स्थिति में आप है नहीं, कुछ भी आपके पास नहीं बचा हुआ है। आप गवर्नेंस के माध्यम से इस तरीके को जोड़ सकते थे। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे राहुल गांधी के ऊपर और छत टपकती हुई मिलेगी संसद भवन की, लोग किसका भ्रष्टाचार स्वीकार करेंगे? आप राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और आधे घंटे की बारिश से पूरी दिल्ली डूब जाएगी, किसका भ्रष्टाचार सामने आएगा? आप आरोप लगाएंगे भ्रष्टाचार की और मध्य गुजरात में पुल गिर पड़ेंगे, भ्रष्टाचारी साबित होंगे राहुल गांधी? संभव है ये? अगर भ्रष्टाचार के आरोप थे तो 10 साल में भ्रष्टाचार सामने आ जाना चाहिए था। जी, अब यह गिनाने से काम नहीं चलने वाला है कि जीप खरीद के भ्रष्टाचार हुआ था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, और वो फोर्स का भ्रष्टाचार हुआ था राजीव गांधी के जमाने में। आप अपने बारे में बताइए कि आपने क्या किया है? जो आश्वासन, जो वायदे, जो सपने, जो महत्वाकांक्षाएं दिखा करके लोगों के आप जब जन समर्थन हासिल किए, उसका क्या हुआ? और अगर आप उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है, तो राहुल गांधी की चुनौती का सामना करने की भी स्थिति में आप नहीं, संभव नहीं है। तो भले यह आशंका, मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों या सरकार के पुराने अनुभवों को देख करके अगर यह उनकी आशंका है तो यह निर्मूल नहीं कही जा सकती। लेकिन यह भी है कि अगर उनकी गिरफ्तारी की गई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आत्मघाती राजनीतिक निर्णय होगा। जी बिल्कुल। भारतीय राजनीति और राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी या उन्हें एलओपी से हटाने या कुछ उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? जरा आना चाहता हूं समीर जी आपके पास भी, कैसे आप देखते हैं? राहुल गांधी पर हम चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ देश की सियासत में विपक्ष के रोल, राहुल गांधी का रोल, और राहुल गांधी आज वायनाड में है, कल भी वायनाड में थे, लेकिन क्या आखिर इतनी कोई ना कोई गंभीर बात तो होगी कि राहुल गांधी को रात को 1:52 पे ये ट्वीट करना पड़ता है, ये जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है कि मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। चाय बिस्किट का हालांकि उन्होंने इंतजाम कर दिया है, लेकिन फिर भी ये आखिर क्यों करना पड़ रहा है राहुल गांधी को? क्या कुछ सोचते हैं आप? राजीव जी, मुझको तो इस मामले में जो राहुल गांधी के ट्वीट का दूसरा पार्ट है, क्योंकि ये अपने आप में गंभीर मसला है कि वायनाड गए हुए थे, सारा दिन वहां पर थे, और उसके बाद अगर वो मध्य रात्रि में 2 बजे के आसपास अगर वो ट्वीट कर रहे हैं तो कितनी गंभीर बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा मैं महत्वपूर्ण बात ये मान रहा हूं कि उन्होंने जो कहा है कि ईडी के सोर्सेस से उन्हें ये बात पता चली, ये अपने आप में ये वाला बिंदु कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जिस ईडी, जिस सीबीआई, जिस इनकम टैक्स की बदौलत अभी तक विपक्षी नेताओं को अपने काबू में करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, अब वो एजेंसियां खुद विपक्ष के नेता को ये सूचना दे रही हैं कि आपके खिलाफ क्या साजिश हो रही है। ये सीधे तौर पर बता रही है कि अब ये 303 सीटों वाली लोकसभा सीटों वाली सरकार नहीं है, ये 240 सीटों वाली सरकार है, और इस 240 सीटों में भी ये इसमें और कितनी कमी हो सकती है इसकी कोई गारंटी अब नहीं रह गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और चूंकि
ये जानकारी जाहिर तौर पर कि दिन में नहीं मिली होगी। अगर दिन में मिली होती तो शायद राहुल गांधी का ट्वीट उसी समय आया होता। और ये जिस हड़बड़ी में ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब कि ये कार्रवाइयां हड़बड़ी में हो रही हैं, उसके लिए कुछ लोग लगाए जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई में कुछ लोग डिप्यूट किए जा रहे हैं कि आप लोगों को ये काम करना है। अब वो लोग, उनमें से निश्चित तौर पर कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सूचना दी है। तो इसका मतलब कि इस सरकार को की सीटें ही 240 नहीं आई हैं, लोगों का भी विश्वास घटा है। और जिन एजेंसियों की मदद से अभी तक ये विपक्षी नेताओं को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, उन एजेंसियों के भीतर भी किस तरह से इनकी कार्यशैली को लेकर के गुस्सा है। क्योंकि गुस्सा इसलिए भी होगा क्योंकि ये सीधे सीधे इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी प्रभावित हो रही है। कोर्ट में बार बार इनको लताड़ा जा रहा है कि आप इतने सारे केसेस दर्ज कर रहे हो और उनमें आप सजा नहीं दिला पा रहे हो क्योंकि आपके पास ऐसे एविडेंस ही नहीं है कि आप इनको सजा दिला पाइए। तो ऐसे केसेस आप दर्ज कर लेते हैं और उनमें उसके लिए आपने पुख्ता सबूत क्या जुटाए हैं, जो भी जुटाए हैं वो इतने पर्याप्त ही नहीं है कि कोर्ट में ठहर पाए। तो इन एजेंसियों में जो काम करने वाले लोग हैं, ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं और लोग भी हैं, उनसे भी तो ये पूछा जाता होगा कि भाई आप कहाँ काम कर रहे हो। जैसे हम लोग बड़ी आसानी से गोदी मीडिया और फलाने मीडिया कह देते हैं, तो ये आरोप दूसरों पर भी तो लगते होंगे ना कि आप लोग तो पूरी तरह से सरकार के सामने बिछे हुए हो। सरकार का जो निर्देश मिल रहा है कहने को तो ये ऑटोनॉमस बॉडीज है, संवैधानिक संस्थाएं तमाम है। जो संवैधानिक नहीं है, गैर संविधानेतर संस्थाएं भी हैं, तो वो ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं। उनके बारे में भी तो ये कहा जाता होगा, वहां काम करने वाले लोगों को भी तो इस बात के लिए लताड़ा जाता होगा पब्लिक डोमेन में, जिस तरह से मीडिया वालों के लिए कह दिया जाता है कि आप इस तरह से कह रहे हो। तो उनके अंदर भी ये बात आ रही होगी कि भाई हम लोग क्यों मोहरा बन रहे हैं, इससे हमें क्या मिल रहा है। और ठीक है, जब तक सरकार के पास बहुमत था, उसके पास बहुत ताकत रहती है। सारी एजेंसियां कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो गवर्न तो सरकार से ही हो रही है, सरकार के ही अलग अलग जो सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं उनसे गवर्न हो रही हैं। लेकिन अब इस स्थिति में कि आपके पास बहुमत नहीं है, जिन बैसाखियों की बदौलत आप चल रहे हैं वो कभी भी आपसे बिछड़ सकती हैं और उसका संकेत वो देती रहती हैं, धमकाती भी रहती हैं। अभी जुमा 1-1.5 महीना ही हुआ है नई सरकार बने और इस कदर आपको झुका दिया गया है कि आपको बजट के भाषण में ये बताना पड़ रहा है, दिया तो है ही, आपको बताना भी पड़ रहा है कि हमने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ये विशेष पैकेज दिया, और बाद में आपको सफाई देनी पड़ रही है कि हमने और भी राज्यों को दिया है, लेकिन उनको इसलिए दिया कि उनकी बदौलत हम चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो सरकार के ऊपर दबाव, एक तो अल्पमत का दबाव, दूसरे सहयोगी दलों का दबाव और तीसरे जो पार्टी के भीतर चल रहा है, जो उथल पुथल मची हुई है, उन चीजों का दबाव, और उसका अब ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये इनकी कार्यशैली में तो बदलाव नहीं आया है, लेकिन कार्यशैली में बदलाव मजबूरन इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि अब अपने आप में बड़ी चुनौती है कि जिस सरकार में लोग ये तक नहीं जान पाते थे कि किसी राज्य में किसको राज्यपाल बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति के लिए कौन उम्मीदवार बनाया जा सकता है, किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो सिर्फ 1 या 2 लोगों के बीच तय होता था और कहीं वो चीज लीक नहीं होती थी। आज उसकी सरकार में किसके खिलाफ आप साजिश रच रहे हो, किसको आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, किसके खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां कार्रवाई करने की तैयारी कर रही हैं, वो बातें उसको ही पता चल जाती हैं जिसके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, अगर ये रची जा रही है तो अपने आप में ये सरकार को अलर्ट करने वाली सिचुएशन है कि अब ये एजेंसियां भी आपके बिल्कुल एक यस मैन बन करके काम नहीं करने वाली हैं। इससे इनको सचेत हो जाना चाहिए। और तो मुझे इस ट्वीट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू लगा वो यही लगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि क्या ईडी उनको कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है और केस दर्ज कर सकती है, तो अभी तक का जो हम लोग वर्क कल्चर, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का वर्क कल्चर, सरकार की बात कहें तो ऑब्वियसली 1 और 2 ही नाम आते हैं, उसके अलावा तीसरा कोई आता नहीं है जी। तो उसको देखते हुए ये करेंगे, कर सकते हैं, ये दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी के ट्वीट का ये जो दूसरा वाक्य है वो उनको अलर्ट करने वाला होना चाहिए, उससे उनको सबक लेना चाहिए कि अगर ये करेंगे तो पार्लियामेंट में सिर्फ इतना भर कर देने से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है
आपके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, संसद चलने नहीं दिया जा रहा है, अगर इस तरह का कदम उठा लोगे, और वो भी जब उस व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया है कि ऐसा हो सकता है और क्यों हो सकता है वो भी उन्होंने बता दिया है, तो इस स्थिति में मुझे लगता नहीं कि एक राजनीतिक जो कोई पार्टी है और इतना कह लीजिए कि इतना अनुभवी राजनीति में इतने सालों से राजनीति करने वाले लोग करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, 10 साल का यहाँ का कार्यकाल है और उसके पहले का गुजरात का मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री का उनका कार्यकाल है, बहुमत की सरकार चलाने का, वो जो उनकी आदत सी पड़ी हुई है उसके तहत वो करेंगे। और हम देख रहे हैं किस तरह की गलतियां वो कर रहे हैं और उसके जाल में अपने आप फंसते हुए चले जा रहे हैं। वो चाहे अनुराग ठाकुर के बात को ट्वीट कर देना हो, अनुराग ठाकुर के भाषण को उनको इतनी जल्दी ट्वीट कर देने की क्या जरूरत थी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। और ये भी कि उसको बाद में उसमें कार्यवाही से भी निकाल दिया गया। उस चीज को आप ट्वीट कर रहे हैं जिस पर उनको विशेषाधिकार हनन का भी नोटिस दिया जा चुका है, और नोटिस माना जाता है नहीं माना जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन स्थितियों में और मजबूत विपक्ष और कमजोर सरकार, भारतीय जनता पार्टी 240 पर तो है ही, उनको ये भी पता है कि ये 240 भी अब उनके पूरी तरह से कहने वाले नहीं है, कहने पर चलने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार जो हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, पार्टी के भीतर किस तरह से आपस में तलवारें खिंची हुई हैं। हर जगह से ये दबाव पड़ रहा है कि सीधे सीधे जो हार हुई है जिन राज्यों में, खास तौर पर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहां हार की जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री पर थोपी जा रही है। ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कि केस दर्ज करा करके गिरफ्तारी की ओर बढ़ने वाला कदम शायद नहीं उठाएंगे। लेकिन दुस्साहस भी बहुत बड़ी चीज होती है। व्यक्ति का जो अति आत्मविश्वास होता है, कई बार वो भारी भले पड़े, उसको लग रहा होगा कि भारी पड़ेगा, फिर भी वो करने की कोशिश करेगा, तभी उसको दुस्साहस कहते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दुस्साहस हो सकता है कि करे, लेकिन क्या ये सब करके, सपोज मान लिया राहुल गांधी के इनसाइडर जो कह रहे हैं, ईडी के इनसाइडर्स राहुल गांधी को जो बता रहे हैं कि आपके ऊपर, आपके घर पर या आपके यहाँ छापे मारने की तैयारी है, और क्या यहाँ से कुछ और कहानी गढ़ने की तैयारी चल रही है? और अगर ऐसा होता है तो देश की सियासत की दिशा क्या होगी? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, विपक्ष आज़ादी के बाद से पहली दफा इतना मजबूत है, और उसके बाद अगर ये सब कुछ करती है सरकार, सत्ता पक्ष अगर करता है, तो उसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं? अनिल सिन्हा साहब, इसको कैसे देखा जाए? दूसरी जगह है, कठिनाई ये है कि जो राजनीतिक मुकाबला नहीं करना चाहती है बीजेपी, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का या राहुल गांधी का, उसका जो मुकाबला जो लोगों ने सबने कहा भी कि उनके ये मतलब रवैये में जो फंक्शनिंग स्टाइल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये एक बहुत गहरी चिंता का विषय है। इसको आप सिर्फ राहुल गांधी के संदर्भ में या कांग्रेस के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। सवाल ये उठता है क्या कि इस तरह की राजनीति को अगर ये कंटिन्यू करते हैं, और हमको लग रहा है कि कुछ ऑब्सेसिव जिस तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टाइप का होता है, ये इस पॉलिटिकल रेजिम को उसी तरह का डिसऑर्डर है कि वो जो है इन्हीं तरीकों से, ये मतलब इन्हीं तरीकों पर आती है। अब अभी देखिए ये चर्चा, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो उनको जानकारी मिली है वो जानकारी में मतलब उसका पुख्ता आधार होगा, क्योंकि वो इस तरह से उसको ट्वीट नहीं करते, और ये भी इतनी मध्यरात्रि के बाद उन्होंने जो किया है। इसका मतलब ये है क्या कि जो ऑप्शंस ढूंढती है बीजेपी नहीं, हमको मानना चाहिए, जो मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है वो इसी तरह के विकल्प ढूंढती है चुप कराने के लिए विपक्ष को। ये मैं इसको बहुत सीरियस मानता हूं। मेरी दिलचस्पी नहीं है कि आप उनको रोकना। अगर राहुल गांधी को आप राजनीतिक रूप से रोकते हैं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि जो दक्षिण पंथी आपकी विचारधारा है, कॉर्पोरेट का पक्ष में है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये सब अगर राजनीति के हिसाब से आप करते हैं मोबिलाइजेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र के तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इसका मुकाबला
राजनीतिक मुकाबला नहीं करना चाहते। ये गहरी चिंता का विषय है और इससे जो बातें निकलती है इसका अर्थ ये है कि जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट आया, जो नतीजे चुनाव का है, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप देखेंगे कि जो शुरुआत ही उन्होंने की थी संसद में अपने स्पीचेज, जो संसद के बाहर और भीतर दोनों, जो प्रधानमंत्री के भाषणों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि वो किसी भी तरीके से ये जो उनका डिबैकल है, ये जो उनकी पराजय है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो उनको ये स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी कि बीजेपी अल्पमत में है। उन्होंने बाद में बीजेपी का नाम ही लेना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए के कोई हमने एनडीए जीत ली है, विजय रैली की। तो ये जो सारा जो उनका दिखाई देता है उसमें ये दूसरा एक और है कि वो सही कहा लोगों ने कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जो सुनील जी ने जो कहा था कि जिस तरह से उनका, जिस तरह के दबावों, जिस तरह की बाधाओं को पार करते हुए राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक हैसियत को पाया है, या जहां पर वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिसको एस्टेब्लिश किया कि वो जो कह रहे थे या वो जो कर रहे थे उसमें जनता को कहीं न कहीं से भरोसा हुआ है। अब वो उनको कितनी सीटें आई है ये मतलब इससे आप जज नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कई बातें हैं जो आपको पता ही है कि जो एनजीओ का आया है, जो रिजल्ट के मैनिपुलेशन को लेकर के जो आरोप है, मतलब उस पर भी सरकार और चुनाव आयोग या संस्थाओं को जिस तरह से कहता है कि कम क्लीन, आप अपना साफ अपने को दिखाइए, वो दिखाने में असफल रही है। ये गंभीर संकट है लोकतंत्र के सामने कि न सरकार तैयार है इसको जनता के जो फैसले जनादेश आए हैं उसको स्वीकार करने के लिए। ये जो फैसला है वो ये है कि गवर्नेंस में जो ये अपोजिशन पार्टीज हैं उनका इक्वल स्टेक है, उनको बराबर का स्टेक है, ये साबित किया जनता ने। और उस स्टेक को उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए उसी तरीके से होनी चाहिए, लेकिन डिनायल मूड में है कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम वही तरीका जारी रखेंगे। ये एक तानाशाही की ओर इशारा कर रहा है। आप ये मतलब इसको आप ये सिर्फ ये मत देखिए कि ईडी उनके घर जाएगा या सीबीआई जाएगी या उसको किसी केस में फंसा करके उनको रोकना चाहेंगे। इसको आप ब्रॉडर ये में देखेंगे तो आपको, हमको लग रहा है कि अगला जो कदम सरकार का है उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए कि वो दबाने का जो अघोषित आपातकाल है उसको और भी कड़े ढंग से, कठोर तरीके से वो ला सकते हैं। इसीलिए ये जो ट्वीट है इसको राहुल गांधी और कांग्रेस के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, ये पूरे देश के बारे में, देश की स्थिति के बारे में ये एक कमेंट है। और इसको ये अलार्म जो है इसको सबको सीरियसली लेना चाहिए। मुझको लगता है ये है कि अपोजिशन पार्टीज को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए उस तरह से उतने तीखे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसको और भी मोबिलाइज करना होगा जनता को, और वो आपको आना उतरना होगा रोड पे। ये मुझको लगता है कि इसकी जरूरत आ पड़ी है और ये इसका यही इशारा है। जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या आपको भी लगता है एक अलार्म है राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है? निश्चित तौर पे राजीव जी ये अलार्म भी है और एक तरीके से कहा जाए कि सरकार की कमजोरियों का सूचक भी है। और ये दो तरीके से सरकार की कमजोरियों का सूचक है। एक तो ये कि सरकार के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है और मोदी जी की पकड़ मशीनरी पे ढीली पड़ चुकी है, ये भी इसकी तो संकेत है। दूसरा संकेत ये भी है राजीव जी की मशीनरी जो है वो भी अभी समझ रही है ढीली कैसे पड़ गई। यहाँ तो अमलेंदु जी, ये पकड़ मशीनरी पे ढीली कैसे पड़ गई? अगर उनकी मशीनरी जैसे पहले काम कर रही थी वैसे ही अभी काम कर रही है। पहले भी ईडी की छापेमारी करवाते थे, जिसको देखो उसको बंद करवा दिया। आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन अभी बाहर हैं लेकिन वो भी बंद थे 5 महीने। अरविंद केजरीवाल बंद हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम के और भी लोग बंद हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो मशीनरी तो वैसे ही है, वही काम कर रही है, फंक्शन वही चल रहा है। निश्चित तौर पर राजीव जी फंक्शन वही चल रहा है, सरकार का दबाव वही है, लेकिन मशीनरी में छेद हो चुके हैं क्योंकि मशीनरी अंदर की बातें बाहर पहुंचा दे रही है। पहले अंदर की बातें बाहर नहीं पहुंचती थी, पहले मालूम नहीं पड़ पाता था कि ये कहाँ कार्रवाई करने जा रही है, किसके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है और क्या कार्रवाई करने जा रही है। यहाँ आधी रात में राहुल गांधी के पास सूचना पहुंच जाती है कि चक्रव्यूह से बहुत ज्यादा परेशान है 2 in 1।
और इसके लिए काम हो रहा है। ये सूचना पहुंच जाती है, ये महत्वपूर्ण है कि आधी रात में राहुल गांधी के पास सूचना पहुंचती है और राहुल गांधी आधी रात में सारे देश को बता देते हैं कि 2-in-1 कितने ज्यादा परेशान है और ये क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसलिए राजीव जी मैं कह रहा हूं कि मशीनरी पे भी उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है, यानी कि मशीनरी अब ये समझ रही है कि ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है। सरकार है, चूंकि सरकार के अपने अख्तियारात होते हैं, उनके पास बहुत से अधिकार होते हैं, तो वो दबाव तो रहेंगे जब तक सरकार है, लेकिन वो दबाव मशीनरी भी ये समझ रही है कि ये दबाव लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो ये जो जिस तरीके से अब ये भी समझा जा सकता है राजीव जी कि अब इनकी एजेंसियों के दम पर ही मोदी जी और अमित शाह सरकार में बने रहना चाहते हैं और इसके जरिए बने रहेंगे जब तक बने रह पाएंगे। यानी अगर इन एजेंसियों का साथ मिलना बंद हो जाएगा और कोई कायदे का अफसर आ गया ईडी का, और अगर उसने फिर कायदे के एक्शन लेना शुरू कर दिए, तो फिर ये दबाव काम में नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है राजीव जी कि जो पहले जो डिवाइडर इन चीफ कहा जाता है, एजेंसियों के अंदर ही दो फाड़ कराने की इनकी जो पॉलिसी रही है, हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों पिछली जो इनका कार्यकाल था उसमें किस तरीके से सीबीआई के अंदर दो फाड़ हो गए, सीबीआई के दफ्तर को जाकर पुलिस घेर रही है। तो इस तरीके के जो काम हुए, तो ऐसे काम अब फिर भी हो सकते हैं। तब आपने डिवाइड किया था अपने स्वार्थ के लिए, अफसरों को लड़ाने के लिए। अब अफसर डिवाइड हो जाएंगे आपकी बात मानने और ना मानने के लिए कि आपके अनुचित दबाव नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामले पहुंच रहे हैं, वहां ईडी को फटकार पड़ रही है, उससे भी हमें लग रहा है कि मामले टिक नहीं पाएंगे। तो जो मामले नहीं टिक पाएंगे उसमें अगर फटकार पड़ेगी तो बाद में जाके ये चीजें उल्टी भी हो सकती हैं। आपको याद होगा राजीव जी कि राहुल गांधी ने वाराणसी का जो चुनाव था उससे पहले ये कहा था कि ये जो ईडी अभी तक जो ढूंढती फिर रही है, ये 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी से ही पूछेगी कि ये कहाँ से हुआ, तो ये बताएंगे कि ये मैं तो अविनाशी हूँ, मुझको तो ऊपर से आदेश हुआ था। तो यानी कि राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं, ये मालूम है 2-in-1 को कि राहुल गांधी अगर पावर में आते हैं तो राहुल गांधी मोदी जी से पूछताछ करवाएंगे ईडी के जरिए। तो ईडी के अफसर भी इस बात को समझते हैं कि कल को राहुल गांधी भी आदेश दे सकते हैं कि जाकर के मोदी जी से पूछताछ करो। तो वहां भी तैयारियां राजीव जी, इसका मतलब मशीनरी के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं कि ये सरकार पूरे समय नहीं चलेगी, इसलिए बचकर काम करना है। और अगर सरकार के दबाव में काम करना भी है तो पहले भी बता के चलो कि भाई हमारे ऊपर दबाव है और इस दबाव में हम काम करेंगे। अब देखना ये राजीव जी की हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ईडी में किन लोगों के ऊपर अब कार्रवाई होती है, किन अफसरों के ऊपर, उससे ये समझ में आएगा कि दबाव किस तरीके थे और किस तरीके से चीजें बाहर निकल रही हैं। तो कुल मिला के राजीव जी मुझको लगता है कि ये जो बात है, और उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उसके बाद दूसरी है राजीव जी, वो संजय राउत का बयान है जी, जो काफी कुछ इशारा करता है। और इस तरीके से पहले भारत में विदेशी शक्तियों का दखलंदाजी होती रही है। इंदिरा गांधी की हत्या हो और चाहे राजीव गांधी की हत्या हो राजीव जी, उसमें भी विदेशी शक्तियों के हाथ थे। और संजय राउत का ये कहना है कि विदेशी धरती पर साजिश रची जा रही है, बहुत कुछ इशारा करता है। हो सकता है राजीव जी की जो राहुल गांधी ने भी आज जो ट्वीट किया है उन्होंने खुल के बातें नहीं लिखी हैं, कुछ बातें उनको भी इस तरीके की मालूम पड़ी हो जो संजय राउत कह रहे हैं। तो ये गंभीर मसला है और इसमें निश्चित तौर पे विपक्ष के तमाम नेताओं को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी जी, अब इसको दूसरे हिसाब से देखते हैं जरा। प्रशांत टंडन जी जिस बारे में अभी बता रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, उसी दिशा में जरा चलते हैं। क्या राहुल गांधी ने अपनी ताकत बता दी कि ये जो आप कर रहे हैं, क्या अब आपकी जो मशीनरी है उस मशीनरी में छेद है और वो मुझको इन्फॉर्म कर रहा है? वो मशीनरी के लोग जो हैं वो मुझ तक भी हैं आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं। रात को 1 बज के लगभग 2 बजे रात को इस ट्वीट के एक मायने ये भी निकाले जाएं क्या कि राहुल गांधी ने अपनी ताकत बता दी है। गिरफ्तारी या परेशान करने की बात तो दूर, बात यह है कि आप अगर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले मेरे पास मैसेज मौजूद होगा। जी, समीरात्मा जी ने इस तरफ इशारा किया था और अमलेंदु जी ने भी बात रखी। देखिए, मकसद तो ये भी एक था और मोदी साहब को चिंता होनी चाहिए कि उनके निज़ाम में, उनके सिस्टम में छेद हो गया है। तो एक फिल्म का डायलॉग नहीं है कि मेरे जेल में सुरंग, तो शोले, जेल में सुरंग, शोले फिल्म जी,
फिल्म का, तो वो जेल में सुरंग तो बन गई है, अब सूचनाएं इधर उधर जा रही आ रही हैं। तो किसी ने राहुल गांधी को अलर्ट किया सिस्टम से, और इसलिए केवल उसमें एक और खास बात है कि डायरेक्टर ईडी को टैग किया गया, तो यानी कोई अगर योजना होगी भी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, विफल करने के लिए भी एक वो था, केवियट जिसको कहें, कि पहले से चेतावनी कि तुम जो सोच रहे हो वो हमारे पास तैयारी है। तो अब सत्ता में है, जो सरकार में है, वो अगर बेशर्मी में उतर जाए तो कुछ भी कर सकता है, और उसको हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि ऐसी गलतियां, अभी सुनील शुक्ला जी बता ही रहे थे कि ऐसी कोई गलती अगर करेंगे तो 1980 में हमने देखा था इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके क्या किया था। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके उन्होंने इंदिरा गांधी को वापस सत्ता में ले आए थे जनता पार्टी। तो ये, लेकिन डरे हुए हैं, ये बात तो तय बात है कि डरे हुए हैं काफी, और उनके पास अब कोई तरीका नहीं बचा है कि कैसे डील करें। राहुल गांधी से डील करने के बाद के आइडियाज नहीं आ रहे। दूसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनील जी ने भी कही, कि जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है राजीव जी, वो कामयाब नहीं हो रही है जी। और वो कामयाब न होने के बाद बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो क्या और करे। आप देखिए कि कितना डेस्परेशन है योगी आदित्यनाथ में कि वो वही लौट आए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी उनको यही करना पड़ता है कांवड़ियों के मामले में। लेकिन कांवड़िए, अभी चल रहा है सावन, कांवड़िए रास्ते में है सब, लेकिन वहां तो कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन वो सांप्रदायिक उन्माद नहीं है। वो कोई मस्जिदों के सामने डांस नहीं कर रहे, तो वो अपना काम कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान है, तो क्लैशेस हैं, उसमें कोई डिनार भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि देश में सांप्रदायिक उन्माद कम हुआ है, और ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ये सांप्रदायिक उन्माद में ही इनकी राजनीति चल सकती है। इसलिए कोई आइडियाज नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बहुत असंवेदनशील व्यक्ति की बनती जा रही है। आप देखिए कि दिल्ली में 3 बच्चे डूब के मर गए बेसमेंट में। किसी ने देखा कि प्रधानमंत्री का ट्वीट आया कोई? आप लोग, हम लोग मणिपुर की बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं। राजीव जी, 2014 से पहले ऐसे मामलों पे जहां पे लोग बड़ी रेल दुर्घटना में मौतें हो जाएं, प्रधानमंत्री दूरदर्शन पे आके राष्ट्र के नाम संदेश देते थे। ये हम लोगों ने देखा है, इसी देश में देखा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके लिए देश 2014 में आजाद हुआ है, लेकिन बाकी प्रधानमंत्री ये करते थे। आप इतने असंवेदनशील है कि आपके शहर में बच्चे बह गए, डूब गए, और आप 2 शब्द आप नहीं कह रहे हैं। आपके बगल में स्टैम्पीड में लोग मर जाते हैं, भगदड़ में, आप नहीं कुछ कहते। तो कैसे समाज से, मतलब हम लोगों को तो इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि किस समाज से आते हैं हम लोग। कि हमारे सड़क पे भी अगर कोई हम जा रहे हो और किसी की डेड बॉडी गुजरे, तो हम पूछते हैं कौन हो गया, क्या था, कैसे हुआ। ये बेसिक इंसानी तकाजा है, अवतार के लिए भी है, इंसानों के लिए तो है ही। तो एक तो ये बात है कि वो
लगातार उस वजह से भी लोकप्रियता बड़ी कम होती जा रही है कि इतने असंवेदनशील व्यक्ति हैं कि किसी के दुख सुख में परवाह ही नहीं है। केवल आप ट्विटर का इस्तेमाल हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए करेंगे। ये तो प्रधानमंत्री का दायित्व तो नहीं है। दूसरी एक बहुत बात हो रही है अनुराग ठाकुर जी की। राजीव जी, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग पढ़े लिखे संभ्रांत परिवारों से आए हुए पत्रकार लोग हैं। हम लोग तो खैर कभी नहीं बोल सकते, कभी जीवन में बोला भी नहीं किसी को, लेकिन जब सुनते हैं किसी को सड़क पे कहीं गली मोहल्ले में झगड़े हो रहे होते, वहां पे कोई मवाली टाइप का व्यक्ति जो है बात करता है कि तुम्हारी जात क्या है, कोई सामंती पृष्ठभूमि का व्यक्ति बात करता है, किसी मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी संभ्रांत व्यक्ति को इस भाषा में बात करते हुए नहीं देखा कहीं कि तुम्हारी जात क्या है। जी, ये अत्यधिक सामंती विचार है, सामंती भाषा है, मवाली भाषा है। इसको संसद में इस्तेमाल कर लिया गया। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं राजीव जी, 50 लोग, अलग अलग लोगों की राय हैं। अभी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छे भी कमेंट करते हैं, बुरे भी करते हैं, कुछ का ध्यान देते हैं, कुछ का नहीं ध्यान देते हैं। जी, तमाम लोग ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया में। हम ट्रोल के बारे में पढ़ते भी नहीं, कौन है ये। राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर का मतलब क्या आपस में मेल है? केवल एक ही संसद में है और आपने जो मर्जी आया आपने बोल दिया। आपका माइक खुला हुआ था, बोलने की आजादी है आपको, स्पीकर ने आपको अलाउ कर दिया। अदरवाइज आपके पास ऐसी क्या हैसियत है? जी, आप तुलना करें राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी से तुलना करें। मान लीजिए आज कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर 99 सीट पर आई, अब 101 सीटें हैं। बीजेपी का अकाउंट सील कर दीजिए, आप कॉर्पोरेट की मदद छीन लीजिए, गोदी मीडिया हटा दीजिए, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दीजिए। नरेंद्र मोदी 99 सीट क्या 19 सीट ला के दिखा दे। तो फर्क है इन दोनों में। तो अनुराग ठाकुर मतलब क्या उस पर बोला जाए। जी बिल्कुल। जी सही आप कह रहे हैं, क्या उन पे बोला जाए, मत बोलिए। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, क्या ये जो दूसरा पहलू है राहुल गांधी के ट्वीट का, और उस दिशा में हम बात भी कर रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या यहां ताकत दिखा दी है? और ताकत दिखाई है तो इसका मतलब है कि अब यहां से आगे, भले जो कह रहे थे राहुल गांधी ने इस ट्वीट में कहा है कि जो 2 in 1 हैं उनमें से इन लोगों को चक्रव्यूह पसंद नहीं आया, लेकिन अपनी जानकारी जो उनकी है और जो उनको जानकारी दी गई है उस आधार पे ये घटनाक्रम वो बता रहे हैं कि ईडी की छापेमारी हो सकती है। लेकिन यहां से एक चुनौती भी पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं सत्ता पक्ष को कि हमारे पास जानकारी है। यहां से अब जो घटनाएं हो रही हैं पिछले दिनों, चाहे वो रेल की घटनाएं हो, दुर्घटना, चाहे वो छत टपकने की बात हो, ये भी हमने 2 दिनों में देख लिया दिल्ली में, इन सबको देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अभी प्रशांत टंडन जी कह भी रहे थे कि कई जगह असंवेदनशील हो जाते हैं, संवेदनाएं जहां प्रकट करनी चाहिए वहां नहीं करते हैं। इन सबको देखिए तो क्या यहां पर वो कमजोरी उजागर कर रहे थे राहुल गांधी जो सत्ता पक्ष की है, और यहां एक मजबूती दिखा रहे हैं क्योंकि वो वायनाड में है और वायनाड से रात को कर रहे हैं ट्वीट। वायनाड पे ही आपको ये भी जोड़ दूं जरा, राहुल गांधी वायनाड में हैं और वायनाड पर ही राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है अभी शाम को। सुनील शुक्ला जी।
अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सुनील जी। राहुल गांधी अपनी लोकप्रियता की ताकत या अपने संपर्कों की ताकत ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहे हैं, हम लोग पहली बार ध्यान दे रहे हैं। जब उनको ईडी ने पहली बार बुलाया था जांच के लिए, निकल के उन्होंने क्या कहा कि पूछने वाले अधिकारियों ने कहा राहुल जी हम लोग दबाव में हैं, हमें पता है कि आपके खिलाफ कुछ भी साक्ष्य नहीं है। यह बाकायदे सार्वजनिक बयान दिया था राहुल गांधी ने कि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि हम लोग दबाव में, हमारे ऊपर दबाव है आपसे पूछताछ करने का, हमें पता है कि आपके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। या उससे ही बयान राहुल गांधी ने दिया था। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं है ना कि पूरे समाज में केवल संघ के समर्थक लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो एक आजाद भारत के नागरिक हैं, आजादी से इसके साथ सोचने का उनके पास मादा है और एक स्वतंत्र अधिकारी के रूप में काम करने की क्षमता है जी। तो ये पहले भी राहुल गांधी ने कहा, और राहुल गांधी के पास सूचनाओं की कमी कभी नहीं रही। किसी भी विषय को आप देख लीजिए जो उन्होंने लोकसभा में कहा हो, सड़क पे कहा हो, सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पे कहा हो, परफेक्ट बातें कही हैं। सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कभी कोई बात नहीं कही। या उनके राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातें एक ट्रोल आर्मी उड़ा देती थी, या जो एक माहौल उनके बारे में बना हुआ था, लोग उसको गंभीरता से नहीं सुन रहे थे। लेकिन अगंभीर बातें कही और राहुल गांधी ने, यह संभव नहीं है। यह भी सही है कि अब जब यह देर रात का यह ट्वीट है, यह निश्चित रूप से सरकार के लिए भी एक चेतावनी हो सकता है कि किस तरीके से सरकार का जो इकबाल है वो दरक रहा है। सरकार का इकबाल कब होता है? अगर खबरें ये आने लगेंगी कि ये जो चुनाव हुआ इसमें पड़े हुए मत से ज्यादा मत गिन लिए गए, अगर खबरें ये आएंगी जो कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ खड़ा था, अगर खबरें आएंगी कि कई जगह जो परिणाम आए हो जनादेश के खिलाफ हैं, इसके बावजूद भी सरकार बन गई, तो स्वाभाविक सी बात है ना कि सरकार तो जनादेश से ही चलती है। और क्या ये लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि इस सरकार की लोकप्रियता कैसे घटती चली जा रही है? ये सरकार कब गिर जाए कोई इसका ठिकाना नहीं, ये अपने बल पे नहीं है, क्योंकि जनता ने भी इसको जनादेश नहीं दिया सरकार बनाने के लिए। या ये पूरा का पूरा घटनाक्रम बताता है कि सिस्टम के ऊपर भी, सिस्टम के भीतर भी राहुल गांधी और कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है जी। ऐसे लोग हैं जो इस सरकार से आगे जा चुके हैं, या इस सरकार के समर्थन में नहीं है, या इस सरकार के गतिविधियों के पक्ष में नहीं है। आप जब राहुल गांधी का वो बयान आया कि ईडी के लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है आपसे पूछताछ करने के लिए, उसके बाद क्या ईडी ने बुलाया इनको? कोई भी शिकायत सामने आई? कोई भी साक्ष्य सामने आए राहुल गांधी के? एक भी नहीं साक्ष्य आया। और राहुल गांधी उन तमाम, या सोनिया गांधी के खिलाफ कोई बात आई? सोनिया गांधी भी तो कहीं पूछताछ में उपस्थित हुई, कितनी देर तक उनके साथ पूछताछ हुई? आप साक्ष्य के साथ कोई बात कीजिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज किस बात के लिए होती है? कि आप अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो उसको उन साक्ष्यों को ले और न्यायालय के सामने जाए। घंटों घंटों आप बात, इस जमाने में ईडी के का जो दायित्व है, ईडी के का जो मैंडेट है, वो किस बात के लिए है? पैसे का लेन देन कोई आज छुप के कोई ले रहा है। और यही परिणाम है कि जितने मामले, जिन आरोपों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जिनको आपने पकड़ा, अनिल देशमुख, न्यायालय ने कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हेमंत सोरेन, न्यायालय ने कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल, ईडी के मामले में जब इनकी गिरफ्तारी करी आपने, न्यायालय ने कहा कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य आपके पास नहीं है। जेल से ना पाए, आपने सीबीआई से भी गिरफ्तारी करा दी। सवाल है ना कि आप जो भी आपने कार्रवाइयां की हैं उसमें कोई साक्ष्य थोड़े किसी के सामने आया। यह जो राहुल गांधी ने ये जो चुनौती दी है, यह बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि सिस्टम के भीतर, क्योंकि ये इस तरह की चुनौतियां बढ़ेंगी। और सही है कि अगर आप अपने राजनीतिक विरोधियों से राजनीतिक तरीके से नहीं निपटने का प्रयास करेंगे तो तंत्र आपका साथ लंबे समय तक नहीं दे सकता, संभव नहीं है। अगर विरोधी, अगर आपके प्रतिद्वंदी आपसे मजबूत हो रहे हैं, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो तंत्र के बीच में भी आपकी पकड़ कमजोर होती चली जाएगी। तंत्र कभी साथ नहीं देता इन मामलों में। और भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य यही है कि वह राहुल गांधी से राजनीतिक तौर पर निपटने में विफल है। आप
जो लोकसभा में इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया जाति को लेकर के, क्या फायदा मिला बीजेपी को? उसका पूरा का पूरा फायदा, उसका पूरी की पूरी सहानुभूति राहुल गांधी के साथ थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को लक्ष्य लगा होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक एट लार्ज, बड़े पैमाने पर जो लोग हैं, जो किसी के साथ प्रतिबद्ध नहीं है, उनको तो वह कहने की बात बहुत अपील तो नहीं की। अश्विनी वैष्णव साहब, अरे आप अगर रेल दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए, उन कारणों को बताइए, हताहत लोगों के लिए संवेदना बताइए, आगे दुर्घटनाएं क्यों नहीं होंगी, कैसे उसको रोका जाएगा उसके बारे में बताइए। आप बता रहे हैं कि 50 साल पहले दुर्घटनाएं तो हमेशा होती रही है, मैंने आप स्वीकार कर रहे हैं कि आगे भी होंगी। आप ये कहना चाहते हैं कि 1952 में दुर्घटना होती थी और आगे आने वाले वर्षों में दुर्घटनाएं होती रही। आप लोग बहुत हल्ला मत मचाइए, क्या बताना चाहते हैं? और मेज पीट पीट कर क्या बता रहे हैं कि बताना क्या चाहते हैं? सबको पता है कि दुर्घटनाएं हुई हैं, यह भी सबको पता है कि दुर्घटनाएं हुई तो लोगों ने इस्तीफा दिया है, इस देश के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। अगर आप अतीत से ही सीखना चाहते हैं या देश को बताना चाहते हैं तो अभी उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए कि साहब मैं भी एक रेल मंत्री हूं, दुर्घटना हुई है, मैं इस्तीफा देता हूं, जिम्मेदारी अपने ऊपर देता हूं। ये जो उछल कूद की राजनीति है, अगंभीर तरीके की राजनीति है, वह दिन प्रतिदिन राहुल गांधी को मजबूत करती जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा के बाहर सड़कों पर भी एक गंभीर और लोकप्रिय जननायक के रूप में अपने को स्थापित किया है। उन लोगों के साथ संवेदनाओं के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लोग देख नहीं रहे हैं कि जिन लोगों का आपने पैर धोया उनका क्या हुआ, और जिस दुकान पर के राहुल गांधी बैठ करके जूते की सिलाई की उसका क्या हुआ? दोनों चीजें लोगों के आंख के सामने है। बिल्कुल। जिनका आपने पैर धोया उनका भविष्य क्या हुआ, और जिस रामेश्वर के साथ राहुल गांधी मिले उसकी स्थिति क्या बनी? जिन धान रोपती हुई महिलाओं से राहुल गांधी मिले उनके बारे में पता है, और जिन उस हुनर बाजार में आप जिन प्रायोजित लोगों से आपकी मुलाकात हुई उनकी स्थिति क्या है? ये चीजें छुपी थोड़ी रहती है, ये सबको पता है कि किससे मिल करके लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है। कौन सा राहुल गांधी के साथ मिलने का क्या मतलब है? आप सरकार हैं कि आधे देश में आपकी सरकार चल रही है क्या? आप विपक्षी नेता ही तो हैं। बावजूद इसके अगर इस देश की जनता, पीड़ित पक्ष, तमाम आपदाओं से प्रभावित लोग अगर राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, मिलने में एक संतोष उनको है, मिलने में एक विश्वास उनको है, तो बहुत बड़ी चीज होती है सरकार के लिए। सरकार को सोचना पड़ेगा। और अगर आप राहुल गांधी से राजनीतिक रूप से निपटने में सक्षम नहीं है और गिरफ्तारी जैसा अगर आप तौर तरीके अपनाते हैं, तो ये मानिए, मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत बड़ा आत्मघाती कदम उठाएगी, और उसका कोई भी समाधान उसके पास नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समीर जी, क्या आपको भी लगता है कि एक चुनौती पेश कर दी है राहुल गांधी ने? निश्चित तौर पर चुनौती पेश की है, और चुनौती लगातार पेश कर रहे हैं, चाहे ये मुद्दा हो, ये तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और चूंकि नया मुद्दा नहीं है, लगातार इस तरह से पिछले 10 साल से आरोप लगी रहे हैं, और आरोप क्या, वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ये तक दिखाई पड़ रहा है कि केवल ये जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करती हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करती हैं, मुकदमा ही नहीं चलाती हैं, बल्कि बीजेपी के तमाम नेता जिनको इस केस में जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उन पर यह भी दबाव डालती हैं कि तुम दूसरों का भी नाम लो, बड़े नेताओं का। महाराष्ट्र के कई नेताओं ने इस तरह की बातें बिल्कुल सामने आकर के ये चीजें कही हैं। पर यह है कि इन सारी चीजों का जो एक सरकार के सामने दबाव है, तो ये सब चीजें उसके लिए चुनौती बन करके ही आ रही हैं। और जैसा पहले भी मैंने कहा कि ये इन सब चीजों में अब बीजेपी वैसे ही उलझती चली जा रही है जैसे किसी समय वो अपनी सारी चीजों में, जब वो शुरुआती दौर में लोगों को तमाम सब्ज़बाग दिखा करके सत्ता में आए और 10 साल तक काम उस तरह से करते रहे, तो जैसे वो विपक्ष को घेरते थे कि कोई किसी चीज में उन्होंने इमोशनली जोड़ लिया, बैकवर्ड, अब मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मेरे ऊपर अब लोग हमला करते हैं, इस तरह की तमाम बातें। पर आज स्थिति ये है, और आज ही नहीं है, पिछले हम लोग लगातार 2-3 साल से ये देख रहे हैं कि अपने तमाम जाल में खुद उलझते चले जाते हैं। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के समय उन्होंने बजरंग दल से बजरंग बली हनुमान जी को कैसे जोड़ दिया,
क्या उसका नतीजा रहा। उसके अलावा लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो ये मुद्दे थे, जो कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसको लेकर के किस तरह से उन्होंने एक कैंपेन, निगेटिव कैंपेन चलाया, उसका क्या असर हुआ। तो ये सारी चीजें पिछले 2-3 साल से लगातार ऐसी हो रही हैं कि अब अपने बुने जाल में खुद ये फंसते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। अभी पिछले 10 दिनों का अगर हम पार्लियामेंट में जो चीजें हो रही हैं उसी को अगर हम देखें कि बजट पर जो 2 राज्यों के साथ नाइंसाफी की, जिसको विपक्ष ने कुर्सी बचाओ बजट बताया, उसमें ये घिरे ही थे। उसके बाद ये जाति का मुद्दा अनुराग ठाकुर लाए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके उसको मसला बना दिया और खुद भी उस जाल में उलझ गए। तीसरा अब ये है कि जो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई अब उनके पीछे भी लग गई है, क्योंकि उन्होंने संसद में बजट को लेकर के जो चक्रव्यूह का भाषण दिया। तो ये सारी चीजें चुनौती बन करके तो इनके सामने आ ही रही हैं, वो भी उस स्थिति में जबकि पिछली जो 2 कार्यकाल रहा उसकी तुलना में आज आपकी स्थिति हर तरह से कमजोर है। आपके पास अपने सांसद कम है, आपके पास सहयोगी सांसद कम है, सहयोगी पार्टियां कम है, उनका दबाव है, और पार्टी के भीतर पहली बार इस तरह से आमने सामने की लड़ाई, जो आपको सीधे आंख दिखाया जा रहा हो और आंख ही ना दिखाया जा रहा हो। अब तो स्थिति यह है कि आपके नेता, आपके पार्टी के जो बहुत आपसे जूनियर नेता हैं, वो आपको पब्लिकली नमस्कार तक नहीं करते हैं। एक समय था, हम लोग कुछ साल पहले हमने वो तस्वीर वायरल होते देखी थी कि आडवाणी जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और मोदी जी बिना देखे उनको निकल जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले की तस्वीर आई कि मोदी जी निकल जा रहे हैं और योगी जी उनकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं, सारे लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और वहीं उन्होंने राजनाथ सिंह जी को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। तो ये सारी स्थितियां पिछले 20-22 साल से जो व्यक्ति बहुमत की सरकारों को लीड कर रहा हो उसके लिए तो अपने आप ही बहुत बड़ी चुनौती। तो और राहुल गांधी उनमें लगातार जिस तरह से उनको पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जिस तरह से उनको पब्लिक में एक एक्सेप्टेंस मिल रही है, चुनावी नतीजों ने भी ये लगातार बताया है, तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है कि एक चुनौती उनके सामने खड़ी ही है, जिस राहुल गांधी को अभी तक लगातार डिफेम करते रहे। यहां तक कि अब भी राहुल गांधी को संसद में बाल बुद्धि बता रहे हैं। अब राहुल गांधी के भाषणों को सुन लीजिए और मोदी जी के भाषणों को पता लग जाएगा कि बाल बुद्धि कौन है और बुजुर्ग बुद्धि कौन सी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो क्या यहाँ राहुल गांधी ने एक दूसरे दांव, सियासत में दांव पेच तो चलता रहता है, तो क्या एक दूसरा दांव इस ट्वीट के जरिए खेल दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी को और एक पटखनी देने की कोशिश है, ऐसे देखा जाए अनिल सिन्हा साहब? देखिए, ये ऐसे नहीं हुआ है। इसका ये एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बन गया है, जो सुनील जी ने कहा। तंत्र आपका तभी तक साथ देता है जब तक आपको उनको लगता है कि साथ देता है ज्यादातर डर से। उसको जब तक लगता है कि आप उनको इसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहेंगे और जो भी करवाना है करवा लीजिए, वो कुछ है। लेकिन जब तंत्र में ये पता चल जाता है कि अल्टर कुछ आहट उनको दिखाई देने लगती है, मतलब सुनाई देने लगती है कि कुछ बदलने का चांसेस है, तो उसके बाद वो बदलते हैं। दूसरा ये है कि अभी भी जो भारतीय नौकरशाही है, जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से उनके कब्जे में नहीं आया है। ऐसा नहीं हुआ कि सब शाखा से निकल करके सीधे चला गया है वहां। वो कुछ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने लगे हैं, जिनको इजाजत अभी दे भी दी उन्होंने कि आप जाइए, तो वो राजनीतिक संगठन नहीं है। तो ये जो आना जाना है, वो हमको लगता है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं करती है। उनको ये जब लगने लगा कि नहीं, एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करने लगे। और ये अल्टरनेटिव पावर सेंटर उनको का जो मतलब ये परसेप्शन बना है, वो लोगों ने बनाया है। वो जो लोकप्रियता बनी है उसके कारण है। अब देखिए, सच में कहा, लोग जा रहे हैं, सरकार के पास जाना चाहिए लेकिन जा रहे हैं राहुल गांधी के पास, किसान जा रहे हैं, बाकी जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उनका कि यही न्याय मिलेगा। और उन्होंने एक तरह से सत्ता, मतलब उनको सौंप दिया है, जो कमान जिसको कहते हैं कि देश जो है अब आपके नेतृत्व में चलेगा। ये एक इनडायरेक्ट ये है, मतलब इस तरह का एक तरह का समझिए संकेत है। और ये लोग इस तरह का देना चाहते हैं संदेश अपने व्यवहार के जरिए। ये एक बहुत बड़ी घटना है। जब पॉपुलर एक्सेप्ट
एक्सेप्टेंस आप गया और लोगों ने आपको मान लिया कि आप ही हैं देश के बारे में सोचने वाले, आप ही चिंता करने वाले हैं, तब आप अथॉरिटी में हैं या नहीं उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे गांधी जी थे तो अंग्रेजों की सरकार चल रही थी, उसके बाद भी सबको पता था कि देश का नेतृत्व जो है वो उनके हाथ में है। अब उसके बाद चाह करके भी वो लगे रहते थे, उनके खिलाफ सब कुछ किया, उनको जेल में डाला, क्या क्या वो कहने की बात नहीं है। तो वो वही प्रक्रिया अभी दिखाई दे रही है कि जनता जो है उनको स्वीकार कर लिया है लोगों ने उनको। और दिक्कत ये है कि मेरा जो अंदाजा है, जो कहा भी लोगों ने, कि बीजेपी डिवाइडेड है। बीजेपी अब ये जो तरीका इनका है उसके बीजेपी में ही लोग, मतलब वो जो लड़ रहे हैं, आदित्यनाथ जो फाइट कर रहे हैं, वो तो जो पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने बनाया है उसी की उपज है। वो कोई अलग मतलब किसी अच्छी चीजों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो बीजेपी में है उनको, जो जिनका डेमोक्रेटिक ये में परिवेश में परवरिश इनकी हुई है, उनको ऐसा लगने लगा है कि ये चलेगा, इसमें पार्टी डूब जाएगी, बाद में बहुत दिक्कत होगी। तो वो एक तबका भी है। तो ये जो फाइट इनका, जो इंटरनल फाइट है, जो अमित शाह से झगड़े चल रहे हैं योगी के, या महाराष्ट्र में फाइट चल रहा है आसपास में, उससे इतर कुछ ऐसे जो सेंसिबल लोग हैं बीजेपी में, वो भी इनसे खफा है। तो आप समझ लीजिए कि हर तरह से आपका जो डिस्क्रेडिट होने की जो आपकी ये है रफ्तार है, बहुत तेज है। और उस रफ्तार के बारे में उनको कोई सचेत नहीं कर रहा है। और जो उनका थिंक टैंक वगैरह है, जिससे लगता है क्या कि वो दिवालियापन, उन्होंने कहा ना कि वो सोच ही नहीं पाते हैं, इमेजिनेशन चला गया उनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसको रिगेन करना अब उनके लिए संभव नहीं है। क्योंकि जो आप अपना पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आप चाहते हैं कि वही आपका मतलब वही इमेज रहे और उसी में आपको विश्वास होने लगता है। तो बदलना उनके लिए संभव नहीं, को बदलने में विश्वास करते नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक चुनौती ही नहीं पेश की है, ये करीब करीब साबित कर दिया है कि अब जो है अल्टरनेटिव पावर सेंटर है, ज्यादा देर किए बिना अगर उसको स्वीकार करते हैं तो उनका ज्यादा लॉन्जिविटी सरकार की भी रहेगी, अधिक समय तक टिके रह सकते हैं, नहीं तो और तेजी से उनका पराभव होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं अमलेंदु जी, जल्दी से। बहुत कुछ हम लोग बातें कर लिए, उसके दोनों पक्ष को समझने की कोशिश हम कर रहे थे। अब आप जरा बताइए कि जब हालांकि कल सैटरडे है, परसों संडे, मंडे से फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी, राहुल गांधी भी लौट आएंगे तब तक। लेकिन इस बीच जो सियासत है उसमें राहुल गांधी के इस ट्वीट से, वायनाड जाने से, उससे पहले राहुल गांधी के भाषण से, और जिस पे उन्होंने सीधा सीधा वार किया था निर्मला सीतारमण पे, और उनसे पहले, इससे पहले जो पहला सत्र था उसमें हिंदुत्व पर उनका बयान, ये सब कुछ अगर सबको मिलाने की कोशिश कीजिए तो राहुल एक्टिव नजर आते हैं और यहाँ विपक्ष भी एक्टिव मोड में नजर आता है। क्या ये और साथ साथ अगर दोनों बैसाखियों की बात करें नरेंद्र मोदी की, तो वो दोनों बैसाखियां जो हैं वो उसमें से एक तो बहुत परेशान नजर आ रही है और वो है नीतीश कुमार। तो क्या ये सब कुछ जो बातें यहां अनिल सिन्हा जी कह रहे थे, जो बात यहां समीरात्मक जी कह रहे थे, जो बात प्रशांत टंडन जी कह के गए हैं और सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं, इन बातों सबको मिलाइए तो एक अपर एज दिखाई देता है विपक्ष का। निश्चित तौर पर राजीव जी, सिर्फ अपर एज केवल इस मामले में नहीं है कि वो सदन में हावी है या राजनीति में हावी हो गए हैं सरकार के ऊपर, इतना ही मामला नहीं है। जनता की नजर में भी अपर हैंड राहुल गांधी का और इंडिया गठबंधन का है, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि वायनाड की खबर है राजीव जी, हम लोगों ने दिन में उसकी चर्चा भी की थी उस खबर की कि राहुल गांधी कल जब पहुंचे एक कैंप में, तो वहां एक आदमी जोर से चिल्लाया कि राहुल हमें बचाओ। ये चिल्लाना उस व्यक्ति का ये साबित करता है कि हमें बचाओ। और उस समय कई टीवी चैनल से कैमरे जो थे वो लाइव थे, वो व्यक्ति लाइव हुआ, मतलब उस चैनल्स ने उसको रिले किया, वहाँ के जो क्षेत्रीय चैनल थे उन्होंने उसको किया। जबकि मुख्यमंत्री जो है केरल के पी विजयन साहब, वो भी कल वहाँ मौजूद थे वायनाड में। पी विजयन से किसी ने नहीं कहा कि हमें बचाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे भी किसी ने नहीं कहा कि हमें बचाओ।
बचाओ हमें किससे कहा जा रहा है? एक विपक्ष का नेता जो वहां जा रहा है, जनता के बीच जाकर के वहां की स्थितियां देख रहा है, उससे आदमी चिल्ला के कहता है कि हमें बचाओ और हमारे मेरे जो है आस्थी लोग जो हैं वो इसमें मृत हुए हैं और हम अब वहां वापस जाना नहीं चाहते। इस बात को फिर राहुल गांधी ने अपने वो जो जारी किया है वीडियो, उसमें कहा भी है कि भाई लोग वहां जाना नहीं चाहते, इतना खराब स्थिति। तो राजीव जी, ये जो एक आस बन रही है वो राहुल गांधी से आस बन रही है। इसी तरीके से किसान जब आते हैं दिल्ली, उनके अपनी बात रखने के लिए राहुल गांधी से मिलते हैं। समाज के तमाम लोग जो अपनी शिकायतें लेकर के आना चाहते हैं वो राहुल गांधी से आकर के अपनी बातें रखते हैं। और देखिए राजीव जी की राहुल गांधी ने जो आज जो ट्वीट किया, वो तो खैर आज ट्वीट किया है, लेकिन चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद और उससे पहले भी जब राहुल गांधी ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जब मैं बोलूंगा तब सदन में नहीं आ सकते, और नरेंद्र मोदी ने इसको साबित किया राजीव जी कि राहुल गांधी अगर सदन में है तो नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी के बोलने के समय। तो यानी आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और विपक्ष जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बेखुद नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ने अगर चक्रव्यूह की कोई बात कही थी, तो अगर चक्रव्यूह पे इतना ज्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी हो जाए कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, नेता विपक्ष लोकसभा में है और उनका एक मंत्री जाकर के राज्यसभा में अगर राहुल गांधी के ऊपर भाषण दे रहा है राजीव जी, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के अंदर बेचैनी कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो ये बेचैन सरकार को किया हुआ है राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने, इसलिए अपर हैंड जो है वो इस समय विपक्ष का है और राहुल गांधी का है, और पूरा विपक्ष राहुल गांधी के साथ कतारबद्ध होकर के एकदम एकजुट खड़ा हुआ है। ये सरकार की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब है। बिल्कुल, सरकार की बेचैनी और उधर राहुल गांधी का ट्वीट, वो भी बेचैन, उससे भी सरकार बेचैन है। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लगातार हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे, और उन मुद्दों को अगर देखें तो सरकार दबाव में है, नरेंद्र मोदी दबाव में है, वो साफ दिखाई देता है। चलिए इस कार्यक्रम को आज यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, समीर आत्मज जी, और साथ में जुड़े थे प्रशांत टंडन जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत